नमस्कार। आइए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि रशिया यूक्रेन पे क्यों हमला कर सकता है या वर्ल्ड वार 3 की सिचुएशन जैसा क्यों हो रहा है। रशिया जिसने अभी एग्रेसिवली अपने ट्रूप्स को सेना को अपने आर्टिलरीज को काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन के बॉर्डर्स पे तैनात किया है, इसका रीज़न क्या है और स्पेशली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूएस और बाकी कंट्रीज दुनिया की वो किस तरह से देख रही हैं और ये क्यों माना जा रहा है कि रशिया किसी भी टाइम पे यूक्रेन पे हमला कर सकता है और इस पर्टिकुलर इवेंट से वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन क्यों पैदा हो गई है। इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है अगर ये अटैक होता है, रशिया अटैक करता है तो इंडिया किस तरह से डिवाइड हो जाएगी। रशिया को सपोर्ट करना है, यूक्रेन को सपोर्ट करना है, बाकी कंट्रीज को सपोर्ट करना है, तो इट्स वेरी स्ट्रैटेजिकली डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द कंट्री। और स्पेशली हम इस वीडियो में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि नाटो कंट्रीज का क्या रोल होने वाला है। इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें यूक्रेन और रशिया के हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं मैप के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं। ये है यूक्रेन, दिस इज एन ईस्ट यूरोपियन कंट्री। ये यूरोप के ईस्टर्न साइड में आता है जिसके सराउंडिंग में बाकी कंट्रीज हैं, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवेकिया, पोलैंड, बेलारूस और जो सबसे बड़ा जो एरिया है जो ईस्टर्न साइड पे यूक्रेन का बॉर्डर है वो है रशिया का। तो रशिया यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तमाम जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट तक रशिया आता है और बाकी ये जो पूरा रीजन है ये यूक्रेन का रीजन है। अब यूक्रेन कब बना था? यूक्रेन 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद बना था। यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ था। उस डिसइंटीग्रेशन के बाद 15 डिफरेंट कंट्रीज बनी थी विच इंक्लूड्स ऑल दिस कंट्रीज, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, तिर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो यूक्रेन उनमें से एक कंट्री है जो 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद फॉर्म हुई थी। इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ एक साउदर्न टिप पेनिनसुला है जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं क्रीमिया रीजन। क्रीमिया इस पेनिनसुला है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्रीमिया रीजन। अब देखेंगे यहाँ तक रशिया है और यहाँ से क्रीमिया रीजन जो कि यूक्रेन का ऑफिशियल यूक्रेन का पार्ट है वो शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि 1991 के पहले से लेकर अभी तक ये जो साउथ का ब्लैक सी का रीजन है यहाँ पर यूएसएसआर की नेवल ट्रूप्स की बहुत बड़ी एक फ्लीट प्रेजेंट होती है। डिफेंस पर्पज से ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है रशिया के लिए। 91 के बाद क्योंकि ये यूक्रेन का पार्ट हो गया था तो रशिया स्टिल वांटेड टू कंटिन्यू दैट नेवल फ्लीट। उन लोगों ने क्या किया कि यूक्रेन से एक एग्रीमेंट साइन किया कि यहाँ पर की जो एक सिटी है सेवास्टोपोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी सेवास्टोपोल। तो सेवास्टोपोल में क्या करेंगे कि रशिया की जो ब्लैक सी की जो नेवल फ्लीट है उसका भी हेडक्वार्टर होगा और यूक्रेनियन नेवल फोर्सेस जो है उनका भी हेडक्वार्टर होगा। सेवास्टोपोल बिकेम द कॉमन पॉइंट of Russian defense forces as well as Ukrainian defense forces। 91 के बाद यूक्रेन के अंदर में काफ़ी कुछ इंटरनल सिविल वॉर सिचुएशन बनी रही है, स्पेशली इस पर्टिकुलर क्रीमिया रीजन में। और यहाँ पर एक ईस्टर्न साइड ऑफ रीजन है जो कि लुहांस्क और डोनेट्स्क आप देख रहे होंगे मैप पे, ये पर्टिकुलर रीजन में। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2013 के आसपास में एक इवेंट अनफोल्ड हुआ जिसके बाद यहाँ की पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल के रख गई। इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नाटो क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस पर्टिकुलर 2014 के इवेंट की। तो नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1949 में फॉर्म हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ये करेंटली 30 ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि एक्चुअली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलर 30 कंट्रीज के ग्रुप है। अगर कोई भी कंट्री इनमें से किसी एक कंट्री पर अटैक करता है तो इट्स लाइक एन अटैक ऑन ऑल दोस 30 कंट्रीज। तो ये जो 30 कंट्रीज हैं इनमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स की है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं, बाकी मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज है विच इंक्लूड्स ऑल द बिगर इकोनॉमीज लाइक जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्पेन। तो 30 कंट्रीज के जो ग्रुप है इनमें
यूक्रेन अभी नहीं है, रशिया ऑफ कोर्स नहीं है इस ग्रुप में, और रशिया चाहता भी नहीं है कि यूक्रेन इस नाटो ग्रुप का हिस्सा बने। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जो रीजन है, यूक्रेन का रीजन है जिसके ऊपर रशिया का काफ़ी दबदबा है, और रशिया काफ़ी एग्रेसिवली इस पर्टिकुलर रीजन पे अपना अग्रेशन दिखाता आया है। अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाएगा तो उसके बाद रशिया इस पे कोई भी डायरेक्टली अग्रेसिव मूव्स या अटैक या मिलिट्री एक्शंस नहीं ले पाएगा, क्योंकि इट्स लाइक एन अटैक ऑन ऑल द 30 कंट्रीज विच इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जहां पर कि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं बनना चाहिए। रशिया ये हमेशा से चाहता है, और रशिया ये हाल फिलहाल तो नहीं होने दे रहा है। यहाँ पर एक और इवेंट अनफोल्ड होता है यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन वंस अगेन इज अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। रिसेंटली अभी ब्रिटेन एग्जिट किया है उस ग्रुप से। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जहाँ पर कि कॉमन ट्रेड प्रैक्टिसेस है, कॉमन करेंसी है, यूरो के बारे में आपने सुना होगा। तो उसमें भी यूक्रेन अभी नहीं है पार्ट। यूक्रेन वांट टू बी द पार्ट ऑफ ईयू एज वेल। यहाँ पर चैलेंज क्या है कि यूक्रेन वंस अगेन अगर ईयू का पार्ट बन जाएगा तो यूरोपियन कंट्रीज, बाकी जो बड़ी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनसे काफ़ी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, एग्रीमेंट्स, ट्रेड पैक्ट्स और जो भी कॉमन बेनिफिट्स जो ईयू की तरफ से आती है वो यूक्रेन को भी मिलना शुरू हो जाएगा, विच रशिया डू नॉट वांट। रशिया स्टिल इज अ सोशलिस्ट कंट्री, बट यूक्रेन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। समवेयर रशिया को एक फियर भी है कि कहीं इसके इन्फ्लुएंस रशियन टेरिटरी के अंदर ना आए। तो रशिया कभी नहीं चाहता है कि यूक्रेन या तो ईयू का पार्ट बने या तो नाटो का पार्ट बने। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट 2013 में अनफोल्ड होती है, जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप ईयू के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करें। तो उस समय क्या हो रहा होता है, 2013 में एक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है जब प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच एक एग्रीमेंट साइन करने वाले होते हैं ईयू के साथ, जिसके अंदर वो काफ़ी सारे ट्रेड बेनिफिट्स यूक्रेन को मिलने वाले थे, और कहीं ना कहीं ये ईयू में शामिल होने का एक रास्ता खुलने वाला था। बट रशिया ने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाया, और समवेयर द प्रेसिडेंट विक्टर फॉल फॉर दैट, एंड उसके बाद फाइनली 2014 के टाइम पे ईयू के साथ एग्रीमेंट ना साइन करके उन्होंने रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंदर रशिया ने उन्हें काफ़ी बड़े फाइनेंशियल एड्स और काफ़ी कुछ काइंड ऑफ ब्राइब दिया उन्होंने यूक्रेन को कि फाइनेंशियल सपोर्ट होगा आपके पास। रशिया सबसे बड़ा गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है कंप्लीट यूरोपियन जोन में, तो उसको लो कॉस्ट पे आपको सप्लाई किया जाएगा। एक बहुत ही बड़ी रकम की वहाँ पर डील साइन हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन को वहाँ पर अपने झांसे में ले लेता है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि 2014 के इस इवेंट पे जहाँ पर कि यूक्रेनियन सिटीजन्स ईयू में शामिल होने की बात सोच रहे थे, वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट जाकर के रशिया के साथ हाथ मिला लेते हैं, तो यूक्रेन के अंदर एक सिविल वॉर का सिचुएशन पैदा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। इट्स अ काइंड ऑफ यूक्रेनियन सिविल वॉर का सिचुएशन पैदा हो गया है कंट्री के अंदर, जहाँ पर कि सिटीजन्स लोग ओपनली प्रोटेस्ट करते हैं। जो यूक्रेन की राजधानी है कीव में जाकर के ओपन प्रोटेस्ट होता है। प्रेसिडेंट एग्रेसिवली वायलेंट मूव्स भी लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जानें भी जाती हैं। ये इवेंट इतना बुरा साबित होता है प्रेसिडेंट के लिए कि उन्हें इम्पीच कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, और 2014 में वापस री इलेक्शन होता है। री इलेक्शन के बाद कंट्री में एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है। वो नई गवर्नमेंट वापस जाकर के यूरोपियन यूनियन के साथ वो एग्रीमेंट साइन करती है, वो एग्रीमेंट जो विक्टर को साइन करना था, लेकिन विक्टर ने साइन नहीं किया था। तो अभी क्या हुआ कि नए गवर्नमेंट आकर के यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। रशिया के लिए बहुत ही एक बड़ा शॉकिंग मूव था, क्योंकि रशिया नेवर वांटेड कि ये सिचुएशन हो। तो व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे खौफ खा जाते हैं, मतलब उनको बहुत गुस्सा आती होगी। बॉलीवुड स्टाइल में बात किया जाए तो वो गुस्से में आग बबूला हो चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन को समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करना है, यूक्रेन उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या होता है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे रशिया क्या करता है
कि यूक्रेन का ये जो क्रीमिया रीजन है, यहाँ पर मिलिट्री अटैक करके डिफेंस फोर्सेस अपनी आर्मी भेज करके ये पूरा का पूरा रीजन अपने अंदर कब्जा कर लेती है। तो नाउ दिस पर्टिकुलर रीजन, कंप्लीट क्रीमियन रीजन इज अंडर रशियन कंट्रोल। यहाँ पे आप देखेंगे आज की डेट में ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ क्रीमिया जो है, दिस पोर्शन, ये अभी भी यूक्रेन के अंडर में है, बट इसके बाकी जो रीजन है ये रशिया ने कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा एक और इवेंट अनफोल्ड होता है यहाँ पे, यूक्रेन का जो ईस्टर्न प्रोविंस है, लुहांस्क, डोनेस्क, ये वाला रीजन जो है, यहां पर प्रो रशियन, ये वाला जो रीजन है लुहांस्क और डोनेस्क, इसमें प्रो रशियन सेपरेटिस्ट एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं विच वाज सपोर्टेड बाय रशिया। इट्स लाइक इंटरनल सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इस पर्टिकुलर लुहांस्क और डोनेस्क को आप डॉनबास के नाम से जानते हैं, पुट टुगेदर। सो डॉनबास रीजन में क्या होता है, इंटरनल सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जहां पर कि प्रो रशियन सेपरेटिस्ट्स विद द सपोर्ट ऑफ रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट में जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जो कि रशिया कभी भी मानता नहीं कि उन्होंने सपोर्ट किया है, बट द वर्ल्ड नोज दैट इट इज कंप्लीटली बैक्ड बाय रशिया। सो आज की डेट में यहाँ पर का एक इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट के अंडर में है। देन दिस कंप्लीट क्रीमिया इज अंडर रशिया कंट्रोल। ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी 2022 में ये दो रीजन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर 2022 में रशिया अगर यूक्रेन पे अटैक करता है तो ये जो डॉनबास रीजन है ये वॉर जोन बन जाएगा, ये बहुत ही डेडली जोन हो जाएगा, जहां से रशियन आर्मी को इजी एक्सेस मिल जाएगा यूक्रेन पे अटैक करने का। प्लस रशिया के पास ऑलरेडी क्रीमिया रीजन है जिस पे उन्होंने कब्जा कर रखा हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा उनका नेवल बेस है, एक बड़ी आर्मी वो लोग यहाँ से क्रॉस करके इस रीजन पे लाकर के यूक्रेन पे डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है जो रशिया ने बनाया है, इस ब्रिज का नाम है क्रीमियन ब्रिज। आप देखेंगे क्रीमियन ब्रिज जो है वो रशिया के तमन प्रोविंस और क्रीमिया के कर्च प्रोविंस को कनेक्ट करते हुए जाती है। ये ब्रिज रशिया ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर का ब्रिज बनाया है, जिसके तहत वो काफी कुछ सप्लाई कर पाते हैं क्रीमिया रीजन पे। इसके बाद उन लोगों ने क्रीमिया में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ताकि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और ऐसे सिचुएशन अगर वॉरलेस सिचुएशन पैदा होते हैं तो रशियन आर्मी आसानी से यहाँ से क्रॉस करके क्रीमिया रीजन पे आकर के अपना इजीली एक्सेस क्रिएट कर सके बाकी कंट्रीज को टेक ओवर करने के लिए। तो हमें ये समझना होगा कि आज की डेट में 2021 के बाद ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में इतना बड़ा टेंशन क्रिएट हुआ है। यूक्रेन ने रिसेंटली अनाउंस किया कि दे ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ EU एंड NATO, बट उन लोगों ने वापस से एक मूव लिया है कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ EU बाय 2024 और थोड़ा एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में। अभी रशिया डिडंट लाइक इट, रशिया विल नेवर लाइक इट। तो रशिया ने क्या किया है, कंट्री है बेलारूस, दिस इज प्रो रशिया, एंड बाकी जो कंट्रीज हैं ये सारे कंट्रीज NATO ग्रुप के कंट्रीज हैं। तो बेलारूस और रशिया के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है फरवरी 2022 में। ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है रशिया के लिए एक काइंड ऑफ मिलिट्री ड्रिल है, रशिया और बेलारूस आर्मी के लिए, बट वर्ल्ड इसको डिफरेंट नजर से देख रहा है, स्पेशली NATO कंट्रीज इसको डिफरेंट नजर से देख रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि दे वांट टू अटैक यूक्रेन। रीजन उसका एक और है कि रशियन आर्मी के ऑलमोस्ट 100,000 ट्रूप्स प्लस आर्टिलरीज जो कि टैंक्स एंड ऑल एवरीथिंग रशियन आर्मी ने अपने यूक्रेनियन बॉर्डर पे तैनात किया है। तो ये बहुत ही एग्रेसिव मूव है जो कि ये बताता है कि रशिया किसी भी टाइम पे यूक्रेन पे अटैक कर सकती है, और वर्ल्ड अगर ये सोचता है कि रशिया ऐसा नहीं कर सकती है तो वर्ल्ड में बी रॉन्ग, बिकॉज 2014 में रशिया ऐसा कर चुका है। सो व्लादिमीर पुतिन के लिए एक अनदर इवेंट हो सकता है कि वो वापस से 2014 की तरह डायरेक्टली अटैक कर दे और वर्ल्ड शॉक में आ जाए।
तो ऐसा सिचुएशन वापस से दोबारा क्रिएट ना हो, नाटो प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के पहले से ही एग्रेसिवली इसको रिस्पॉन्स कर रही है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, यूके, स्पेन, बाकी सारे कंट्रीज, डेनमार्क, सारी कंट्रीज इस पर्टिकुलर मूव ऑफ रशिया के अगेंस्ट में काम कर रही है और वो वार्न कर रही है रशिया को कि अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप यूक्रेन को अटैक करते हो तो यू विल फेस सीवियर रिपरकशंस विच इंक्लूड्स, आज तक आपने ऐसे सैंक्शंस जो सुने नहीं होंगे वैसे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं आपके ऊपर। और इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसे सिचुएशन जहाँ पे एक तरफ यूक्रेन और नाटो फोर्सेस हैं 30 कंट्रीज के, प्लस दूसरी तरफ रशिया, और रशिया के पास सपोर्ट है सबसे बड़ा चाइना का। चाइना इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ रशिया राइट नाउ। तो दो बड़ी इकोनॉमीज का सपोर्ट हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हम बात करेंगे अभी आने वाले टाइम में इस वीडियो में कि इंडिया के लिए क्यों क्रिटिकल है सिचुएशन। तो ये एक वर्ल्ड वार का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जहां पर एक तरफ रशिया प्लस चाइना प्लस अदर कंट्रीज हैं अगर सपोर्ट मिलता है उन्हें तो, और दूसरी तरफ है फॉर श्योर यूक्रेन प्लस नाटो के 30 कंट्रीज। तो आपने रिसेंटली न्यूज में सुना भी होगा कि यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने बहुत ही एग्रेसिवली रिस्पॉन्स किया है रशियन प्रेसिडेंट को कि आप ऐसा मूव ना करें। रशिया ने क्या किया 2021 दिसंबर के टाइम पे, ये जितने बड़े इकोनॉमीज हैं नाटो कंट्रीज के उनके सामने एक रिक्वेस्ट पेश, इट्स नॉट रिक्वेस्ट, इट्स काइंड ऑफ एक डील पेश किया कि हम अपने ट्रूप्स को बेलारूस से और यूक्रेनियन बॉर्डर से वापस खींच लेंगे एंड वी विल नॉट अटैक यूक्रेन, बट आपको हमें ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कि आप यूक्रेन को नाटो और ईयू का हिस्सा नहीं बनाओगे, which seems to be bit difficult for the western countries to digest because उनका मानना है कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है और यूक्रेन का फुल राइट्स है कि वो अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सके। इसमें रशिया आकर के उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस ना क्रिएट करे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर एक और चीज़, वी ऑल नो दैट रशिया एंड यूएस आर ऑलवेज एंटी। सो एक तरफ जहाँ नाटो कंट्रीज का सबसे बड़ा पार्ट अमेरिका है और दूसरी तरफ जहां रशिया है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन क्रिएट होने वाला सिचुएशन हो गया है। तो व्लादिमीर पुतिन का ये प्रस्ताव कि आप यूक्रेन को उनमें शामिल ना करो और मोस्ट प्रॉब्ली जो नाटो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएस वो इसको शायद ना माने, तो इस केस में रशिया के पास एक बहुत ही वायबल ऑप्शन है कि वो अगर आप प्यार से नहीं बात करोगे तो मैं अटैक करके करूंगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इज वेरी वेरी एग्रेसिव। तो वो क्या कर सकता है कि वो अग्रेसिवली अटैक करके यूक्रेन को अपने अंदर में कर सकता है, जो कि यूएसएसआर के टाइम पे यूक्रेन रशिया का पार्ट था। आई मीन रशिया एंड यूक्रेन बोथ वी आर द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो ऐसा ना हो, ऐसे इसलिए बाकी सारी कंट्रीज अभी ओपनली यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, विच इंक्लूड्स डेनमार्क ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू सेंड देयर F-16, यूएस मेड F-16 टू लिथुआनिया, लाटविया एंड एस्टोनिया, जो कि रशिया के बॉर्डर्स पे आते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली रशिया को काउंटर कर सकें, बेलारूस को काउंटर कर सके जहाँ पर कि रशियन फोर्सेस रहेंगी। फ्रांस ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि दे कैन सेंड देयर आर्मी टू बुल्गारिया टू सपोर्ट यूक्रेन, और यहाँ पर इटली, जर्मनी, यूके, सारी बड़ी कंट्रीज ने ऑलरेडी सपोर्ट किया। तो बुल्गारिया में अपने कंट्रीज के ट्रूप्स को, नाटो ट्रूप्स को वहाँ पर भेज करके ये जो पर्टिकुलर रीजन है ब्लैक सी का जहाँ पे रशियन डोमिनेंस है इसको काउंटर किया जा सके। तो और ऑलरेडी यूएस के तरफ से आ चुका है अनाउंसमेंट कि दे आर गोइंग टू सेंड नाटो ट्रूप्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है वर्ल्ड के लिए जहां पर व्लादिमीर पुतिन का एक मूव वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकता है। तो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इंडिया जैसे कंट्री का क्या मूव होने वाला है। तो वन सेकेंड वी विल गो बैक टू द हिस्ट्री। हम देखेंगे कि जब 2014 में एक अटैक हुआ था क्रीमिया रीजन के ऊपर, रशिया ने जब अक्वायर किया था, उस समय समवेयर डिप्लोमेटिकली इंडिया ने ओपनली सपोर्ट तो नहीं किया था, बट इंडिया ने मना भी नहीं किया था कि दैट दे आर अगेंस्ट रशिया, जिसके कारण व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया को थैंक्स भी बोला था कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रशिया का मूव का। तो एक तरह से देख सकते हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी रशियन एनेक्सर ऑफ क्रीमिया इसको सपोर्ट कर चुका 2014 में, ऑफिशियली अनऑफिशियली आप जैसा भी बोले। तो अगर 2022 में ऐसा सिचुएशन दोबारा क्रिएट होता है तो इंडिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए। इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्लस जो नाटो अलायंस ऑफ कंट्रीज है मोस्टली दे आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो इंडिया समवेयर वुड लाइक टू सपोर्ट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड इंडिया के लिए बहुत सारे ट्रेड्स रिलेशंस भी हैं यूक्रेन से। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया और रशिया टाई की, तो ये बहुत ही पुराना रिश्ता है और रशिया हमेशा से इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लाई पार्टनर रहा है। तो अगर इंडिया इस टाइम पे, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, ये हम समझते हैं ध्यान से, अगर इंडिया यूक्रेन को सपोर्ट करता है, जो कि अमेरिका और बाकी 30 नाटो कंट्रीज ग्रुप सपोर्ट कर रही हैं, तो इंडिया रशिया की तरफ से जाएगा। अगर इंडिया रशिया को सपोर्ट करता है तो इंडिया अमेरिका और बाकी 30 यूरोपियन कंट्रीज जो भी हैं इंक्लूडिंग नाटो कंट्रीज हैं, इन सब के तरफ से जाएगा। इंडिया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना तो रशिया को सपोर्ट करना चाहेगा ओपनली, ना तो यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहेगा ओपनली, बिकॉज समवेयर इंडिया विल नॉट वांट कि ये वॉर हो, बिकॉज डिप्लोमेटिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया को ये हैंडल करना। अगर इंडिया यूक्रेन और नाटो अलायंस को सपोर्ट कर देगा तो रशियन जो सपोर्ट है इंडिया के लिए, वो रशिया वापस हाथ खींच सकता है। और आपको ध्यान में होगा कि इंडिया इस समय एक और इंटरनल फाइट लड़ रहा है चाइना के साथ। चाइना आज की डेट में रशिया का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अगर रशिया के अगेंस्ट में इंडिया जाता है तो हो सकता है कि रशिया इंडिया को जो डिफेंस सप्लाईज है वो कट कर दे, और मे भी चाइना प्रेशर बना सकता है रशिया के ऊपर टू कट दो सप्लाईज। तो इंडिया की जो बाउंड्रीज पे गलवान वैली और बहुत सारे बाउंड्री एरिया पे जो भी चाइना से जो इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे एक चाइना के लिए बहुत ही फेवरेटिज्म वाला अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे इंडियन डिफेंस को बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस जो है इंडिया का वो रशिया से आता है। रशिया ने अभी S-400 मिसाइल सिस्टम का भी डील किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें अगर रशिया ब्लॉक कर देगा तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और चाइना के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरा पहलू ये है कि अगर इंडिया रशिया को सपोर्ट कर देता है तो इंडिया यूएस और बाकी 30 कंट्रीज की तरफ से जाएगा, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी बिग ब्लो, बिकॉज इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो इतने अच्छे रिलेशन है, रिसेंटली स्पेन और फ्रांस, स्पेशली फ्रांस से राफेल डील जो हुई है, और इस ढंग से बहुत सारे डिफेंस रिलेशंस रहे हैं बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ, जर्मनी के साथ, यूके के साथ बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डील्स होती हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया कभी नहीं अवॉइड करना चाहेगा। तो इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिफिकल्ट पोजीशन है ये, और डिप्लोमेटिकली हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया के लिए। ऑन ओवरऑल बेसिस इफ आई टॉक कि वर्ल्ड पे इससे क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, अभी वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा है। वी जस्ट होप कि ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी खत्म हो, और व्लादिमीर पुतिन जो ये बोल रहे हैं कि नाटो एक अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि वॉर सिचुएशन है, बट ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। बट वी नेवर नो, बिकॉज वी कांट बिलीव कि रशिया ऐसा नहीं कर सकता है। रशिया बिल्कुल कर सकता है, दे आर कैपेबल ऑफ, एंड दे हैव डन इट इन 2014, सो यू नेवर नो रशिया कैन डू इट अगेन। तो इसलिए नाटो कंट्रीज काफ़ी प्रोएक्टिवली अलर्ट हैं। रशिया के अगेंस्ट में हेवी सैंक्शंस लगाने की बहुत सारी बातें चल रही हैं, और रही बात मिलिट्री अगर इसमें इन्वॉल्व होती है तो आई एम प्रीटी श्योर दिस इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर 3। बट आई जस्ट होप कि ये सिचुएशन ना आए और इसको बातें और समझौते के थ्रू डील किया जाए, सो दैट वी कैन लिव इन अ पीसफुल वर्ल्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।